जा रहे हैं बेटा, वो है प्रायोगिक प्रॉपर्टीज की सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टडी करेंगे बेटा व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए होता क्या है बेटा, मान लीजिए ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके, समथिंग लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से। तो ये मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ हमारे ऑर्बिट्स रिवॉल्व। अब मान लीजिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं इसे एनर्जी दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा न्यूक्लियस की तरफ बाउंड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन से अपोजिट चार्ज होने की वजह से। तो एक फोर्स है जो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ लगती है और इसे बाउंड रखती है। अगर मैं बाहर से हीट देकर इस इलेक्ट्रॉन को इस अट्रैक्शन से ओवरकम कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक तरीके से इजेक्ट आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या करना है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। अगर मैं इसे हीट दूं तो एक दिन ऐसा आएगा या एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर आ जाएगा और यू कैन से इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें चाहिए बेटा, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयन। इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन देखिए बेटा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy which is required to remove most loosely bonded electron, or you can say outermost electron, most loosely bonded electron is called ionization enthalpy। अब देखिए मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 30 किलो जूल चाहिए, तो आप की आयोनाइजेशन 30 है, भले ही आप 40 दे दो, 40 भी लेंगे तो 30 तो मिल ही रही है। तो आयोनाइजेशन पता है कितनी कंसीडर होगी, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है जी। तो इसकी एनर्जी की जो यूनिट्स होती है बेटा, वो होती है किलो जूल पर मोल, और यू कैन से किलो कैलोरी पर मोल, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों यूनिट्स में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है बेटा, एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन। अब जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से किसी ना किसी अट्रैक्शन से जुड़ा होगा। आप क्या कीजिए, उसे हीट देना शुरू करो, एनर्जी दो, तो क्या होगा, एक दिन वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। वो मिनिमम एनर्जी जिससे वो इजेक्ट आउट हो जाए इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, तो ये होती है बेटा हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक टर्म हमारे पास आती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमारा मतलब क्या, समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक एटम ए है, मैं उसे हीट दे रहा हूं बेटा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और वो बन गया ए पॉजिटिव। देखिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो कैटायन होता है। ठीक है, तो इस एनर्जी को मैं नाम दे दूंगा EIE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। लेकिन अगर मैं अब दोबारा से इस ए प्लस को एनर्जी दूं तो जो दूसरा सेकंड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी बाहर आ जाएगा। मान लीजिए मैं इसको हीट दे रहा हूं या एनर्जी दे रहा हूं, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा बेटा, तो इट विल बिकम दिस वन। तो दिस इज कॉल्ड IE2। सक्सेसिवली हम नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, A3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज नोन एज IE। तो समझिएगा बेटा, जब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं
पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो इन्हें कलेक्टिवली कह दिया जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इन तीनों के लिए क्या वर्ड यूज होगा? सक्सेसिव आयोनाइजेशन। तो अगर कोई पूछता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ये डेफिनेशन है। अगर कोई पूछता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आप कहेंगे those energies which are required to remove most loosely bonded electrons one after another, एक के बाद एक। और तकरीबन ये 3 तक चलती है, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत 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 ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जनरली हम फर्स्ट 3 एनर्जीज को ही सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहली। दूसरी बात बेटा जी देखिए, अब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में मान लीजिए मुझे 10 किलो जूल एनर्जी लगी, समझते। अब जैसे ये निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? कैटायन। और समझिए कैटायन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, यानी कि पहले ऐसा था तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो न्यूक्लियस के नजदीक है बेटा, तो क्या होगा, आपको पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही थर्ड केस में होगा और ज्यादा कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड IE3 is greater than IE2 is greater than IE। हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है सेकंड से और सेकंड कम होती है। These are called successive ionization enthalpy और ये इनकी एनर्जी का ट्रेंड होता है। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। ठीक है जी, समझ गए इस बात को? तो चलिए बेटा ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं कि भाई वो कम होगी या ज्यादा। सो द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, लेकिन एंट्रेंस या ऑब्जेक्टिव हिसाब से बहुत जरूरी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 2 पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन। नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट। इनमें से काफी सारे इफेक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं रेडियस वाले टॉपिक में। नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है जी, तो ये 4 फैक्टर हैं बेटा जो कहीं ना कहीं हमारे रन होते हैं टू स्टडी। यू कैन से 4 है बेटा। तो अब एक बार एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहली बात न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है बेटा? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मान लीजिए, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाता है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। एटॉमिक रेडियस में मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था, दैट इज Z-C। इसमें ये जो होता है बेटा जी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। और होता क्या है न्यूक्लियर चार्ज? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ तो अब आप खुद समझिए बेटा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पे क्या फर्क है? लगाइए जी बात। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये नजदीक आ जाएगा इसके। ये अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बाउंड होगा और उसे निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस वजह से बेटा न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। मगर एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कोई भी इंडिविजुअल या सोल फैक्टर सारी चीजों को डिस्क्राइब नहीं करता है, हमें इन चारों का कलेक्टिव एफर्ट देखना होगा। कलेक्टिवली क्या रिजल्ट सामने आ रहा है वो जरूरी होता है। तो एक एक करके ये थोड़ा समझना है हमें और फिर हम इनका ट्रेंड समझें। तो क्लियर है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन आपके इलेक्ट्रॉन पे लगाता है, अगर ज्यादा लगाएगा तो टाइटली बाउंड होगा, निकालना मुश्किल होगा, कम लगाएगा तो लूजली बाउंड होगा, निकालना आसान हो जाएगा। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज घटा तो आयनाइजेशन भी घटी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा बेटा तो आयनाइजेशन भी बढ़ता। तो ये होता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है जी, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। चलिए जी, फैक्टर नंबर 2, पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? सॉरी, हमारे पास बेटा जी 4 तरीके के सबशेल पाए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और एटॉमिक। अब देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जिसे हमें निकालना है वो न्यूक्लियस के कितनी नजदीक है, वो एस में है, वो पी में है, वो डी में है, वो एफ में। अब समझिएगा न्यूक्लियस के सबसे नजदीक क्या होगा? एस, उसके बाद पी, डी, देन। ठीक बात है। तो चलिए, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि बताइए इनमें से कौन सबसे नजदीक होगा न्यूक्लियस के। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बेटा एस सबसे नजदीक होगा, फिर डी होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। तो अगर सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो तो किसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा। न्यूक्लियस की इस नजदीकी को बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट। आपके सबशेल की न्यूक्लियस के, जो भी न्यूक्लियस के आसपास की बॉर्डर उसमें पेनिट्रेशन, कितना गहराई तक वो बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। तो वो जितना गहरा बैठेगा, जितना अंदर जाएगा, न्यूक्लियस का कंट्रोल उतना ज्यादा हो जाएगा बेटा। सोच के देखिए, कोई चीज मेरे नजदीक पड़ी है तो मेरे कंट्रोल में ज्यादा है, तो मुझसे 10 मीटर दूर पड़ी है तो कम है, 50 मीटर दूर पड़ी है तो और कम है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का ये ट्रेंड होता है बेटा, और यही सेम ट्रेंड हमारा आयनाइजेशन का हो जाता है। ठीक है, तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है? आपका इस टेंडम में इंक्रीज, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एस में है और पी में, सेम शेल की बात करो तो, और याद रखिएगा कोई भी एक क्राइटेरिया सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेगा, धीरे धीरे मर्ज होंगी ये सारी चीजें। तो एस की पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो एस का इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। पी थोड़ा दूर है, थोड़ी कम, डी और दूर है, और एफ बहुत दूर है तो सबसे कम एफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। चलिए थर्ड फैक्टर को देखते हैं बेटा। थर्ड फैक्टर इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, और यू कैन से स्क्रीनिंग कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट निकालना बता चुका हूं। शील्डिंग इफेक्ट क्या फॉर्मूला था बेटा जी? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। इसमें सिग्मा होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कॉस्ट। अब ये एक्चुअल में था क्या? ये था बेटा जी अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्शन लगाते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कॉस्ट है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा सेटअप था ना हमारे पास, ये मान के चलिए ऐसा कुछ, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसको रिपेल करेंगे, सेम चार्ज है ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये अंदर के 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, ये मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस है, एक ये रहा और एक ये 4 लाइन बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रही है। ये क्या करेंगे? आपके इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें। ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन को लेके वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसे निकालना पहले के मुकाबले आसान। तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन कम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। तो वी कैन से सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। ये वो फैक्टर्स है बेटा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं।
ठीक है जी। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो, अगर मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए तो समझिएगा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, पेनिट्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, एस से निकले, शील्डिंग इफेक्ट कम से कम होना चाहिए क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अपोज करता है, न्यूक्लियर चार्ज उसको फेवर। ठीक है जी। तो कैसा है बेटा जी, ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ जो फैक्टर आता है बेटा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप सारे फैक्टर कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये क्या कहते हैं कि हाफ फील्ड या फुली फील्ड, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आर एक्स्ट्रा स्टेबल। याद है ये बात, एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्री आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अगर कोई चीज बेटा स्टेबल होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। यानी अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आ जाए जहां आपका आउटरमोस्ट हाफ फील्ड या फुली फील्ड हो तो समझ जाना वहां थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है और कोई भी स्टेबल चीज अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। क्लियर है? तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होंगे, दे रिक्वायर स्लाइट बिट मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो ये चार फैक्टर होते हैं बेटा मोटे तौर पे जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है। फिर बता रहा हूं बेटा, ट्रेंड दो तरीके से स्टडी होते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो नीचे की तरफ आते हुए साइज बढ़ता है। ये तो क्लियर है ही आपको कि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। अभी सबके सब एस में है तो पेनिट्रेशन तो सेम हो गया, साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है। सोच के देखिए, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो बेटा व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, घट जाए। और इसी फैक्टर का फायदा उठाकर अब समझिए सीजियम, ये तो रेडियो एक्टिव हो जाता है बेटा, इसको ज्यादा स्टडी नहीं करते। फ्रेंशियम दैट इज रेडियो एक्टिव। तो सीजियम जो है इसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। ठीक है। तो सीजियम को हम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसका यह फायदा है बेटा कि सीजियम को हम एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सेल बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी जाते ही ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होने का ये भी फायदा है कि हम उसे इलेक्ट्रॉन के सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो सीजियम कैन बी यूज्ड एज ए फोटोवोल्टिक सेल। द वर्ड इज फोटोवोल्टिक। तो अगर इनमें हम ट्रेंड की बात करें तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, लिथियम की, उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो हम जनरली सीजियम तक ही स्टडी करते। दैट इज द ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू। अब बात करते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट का क्या ट्रेंड होता है वो देखिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नील। जनरली जो ट्रेंड होता है बेटा जी वो साइज पे बहुत डिपेंड करता है। इधर से इधर जाते हुए आपको पता है साइज घटता है, रेडियस डिक्रीज। तो जनरल ट्रेंड तो क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज।
बट यहां जाके सडनली बढ़ जाती है। याद है कौन सी रेडियस शो करते हैं नोबल गैसेस? वंडर वाल, दैट इज वंडर वाल। तो अब इनका ट्रेंड समझते हैं आयोनाइजेशन का। देखिए लिथियम का साइज सबसे बड़ा, बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा, क्योंकि घट रहा है ना साइज लेफ्ट टू राइट, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो जो चीज बेटा जिसका साइज छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन। उसके बाद बोरोन। अब आल्दो बोरोन का साइज छोटा है, लेकिन ध्यान से देखिए बेरिलियम और बोरोन में क्या होता है। बेरिलियम होता है बेटा जी 1s2 2s2 और बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1। एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, अब यहां क्या हुआ बेटा, एक फैक्टर जो है वो तो लगा पेनिट्रेशन, ये एस से निकल रहा है, ये पी से। बताइए किससे निकलना मुश्किल है? एस। क्लियर है? और दूसरा यहां क्या हुआ, एस जो है वो फुली फिल्ड है इन कंपैरिजन टू पी। तो दो रीजन हो सकते हैं, वैसे तो एक्चुअल रीजन तो पेनिट्रेशन ही होता है बेटा, दूसरा तो बेवकूफ बनाने के लिए, तो पेनिट्रेशन ही याद करें। एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बजाय की पी से। तो जो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हालांकि साइज इसका छोटा है मगर वो बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा पाई गई। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो ये पहली एक्सेप्शन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिथियम से भी ज्यादा और बोरोन से। कार्बन नाइट्रोजन। अब देखिए बोरोन के बाद कार्बन, साइज छोटा हो रहा है तो क्या होगा बोरोन की ज्यादा हो जाएगी। कार्बन और नाइट्रोजन किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन से कार्बन की ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखिए एक दूसरी एक्सेप्शन आती है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 और 2p3। अगर मैं 2p3 को लिख के दिखाऊं तो शायद आप समझ गए कि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ऑक्सीजन क्या है बेटा जी 1s2 2s2 2p4। तो ये हाफ फिल्ड नहीं है, 1 2 3 4। और आपको पता है जो हाफ फिल्ड होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हाफ फील्ड को प्रमोट करती है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से थोड़ी ज्यादा पाएगी। ठीक है, तो लिथियम से बेरिलियम की ज्यादा, बोरोन से बेरिलियम। रीजन पेनिट्रेशन। फिर बोरोन के बाद कार्बन नाइट्रोजन नॉर्मल घट रही है, सॉरी हाँ साइज घट रहा है तो आयोनाइजेशन बढ़ेगी, लेकिन नाइट्रोजन की क्या होगी ऑक्सीजन से ज्यादा। उसके बाद फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है ऑक्सीजन से छोटा है तो ये। और आफ्टर दैट नियोन। अब नियोन की ओर ज्यादा बेटा जी, हालांकि नियोन वंडरवाल रेडियस शो करता है, लार्जेस्ट साइज है बट फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। याद कीजिए फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो नोबल गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे ग्रुप में बेटा जी सबसे ज्यादा पाई ड्यू टू स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ध्यान रखिएगा लिथियम बेरिलियम बोरोन, बेरिलियम की अपने दोनों नेबरिंग से ज्यादा है और सेम नाइट्रोजन के साथ है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन की लेफ्ट और राइट दोनों से ज्यादा, बेरिलियम की लेफ्ट और राइट दोनों से, बाकी नॉर्मल ट्रेंड। और नोबल गैसेस हालांकि बहुत बड़ा साइज हो जाता है, फिर भी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से बेटा ये मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जब भी कोई क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।